हेलो। सो पॉलिटी सीरीज़ में अब हम बिगिन करते हैं अपने चैप्टर से जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इससे हम जब बिगिन करेंगे, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का सिंपल मतलब है कि किसी चीज़ को एक साथ रखना। जब हम एक साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इकट्ठे खड़े होने को हम क्या कह देते हैं, या इकट्ठा एक साथ रहने को हम क्या कहते हैं, यूनियन। तो एक साथ जुड़े रहना, एक साथ रहना, यूनियन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है ये। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है हमारे इस पे कि हम क्या डेफिनेशन देते हैं अपने इंडिया के स्टेट्स को। तो इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देखो भारत वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है। इस टॉपिक के आने के चांसेस हैं, मैं आपको बता दूं। देखो करंट और आप स्टैटिक को ऐसे एक साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ। ऐसे कनेक्ट करोगे तो आप इजीली करंट अफेयर्स कवर कर पाओगे। देखो भारत भारत वर्ड बहुत बार आया था ना G20 समिट में कि हम नाम रिप्लेस हो जाएगा, अब हम भारत रख देंगे, XYZ, मतलब वही है क्या क्या न्यूज़ बनी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टिकल में आपका वर्ड भारत मेंशन है। तो आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सारे स्टेट्स का यूनियन। इस आर्टिकल 1 का ये मतलब है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट्स के अंदर टेरिटरीज हैं वो भी इसमें आएंगी यूनियन में। हमारी यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी। टेरिटरीज एक्वायर्ड, देखो टेरिटरीज एक्वायर्ड से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इतने फार साइटेड थे कि उनको तब भी पता था कि हम और आगे अपने स्टेट्स को एक्वायर करेंगे। तो वो जितने भी हम स्टेट्स एक्वायर करेंगे, चाहे हम जिस भी तरीके से करें, 4 तरीके से हम स्टेट्स को अपने अंदर एक्वायर करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी। तो वो भी क्या कहलाएंगी, यूनियन। ठीक है, वो भी क्या कहलाएंगी। इंडिया क्या होगा, ये इंडिया की डेफिनेशन है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया तो हम उसे इंडिया कहते हैं या फिर हम भारत कहते हैं। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया या भारत की डेफिनेशन है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये है हमारा आर्टिकल 1। तो जो टेरिटरीज हम इन फ्यूचर भी लेंगे या इन फ्यूचर हम उनको अपने अंदर लेंगे तो वो सब क्या होंगी, हमारे इस डेफिनेशन में इंक्लूड होंगी। हम आते हैं अपने आर्टिकल 2 पे। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ। ठीक है, बाय लॉ का मतलब है कि पार्लियामेंट लॉ को अंदर रखते हुए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा लॉ है, तो उस लॉ को अपने नज़रिए से देखते हुए, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, अपनी मर्जी से नहीं, बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स, अपने अंदर एक नए स्टेट को ला सकते हैं हम इनटू यूनियन, मतलब अपने इंडिया में। और स्टैब्लिश न्यू स्टेट, हम कोई स्टेट नया स्टैब्लिश कर सकते हैं ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फिट लगती हैं उसके अकॉर्डिंग हम नया स्टेट बना सकते हैं या अपने अंदर ला सकते हैं। और कौन बना सकता है ये चीज़, पार्लियामेंट। ये चीज़ क्या प्रूव करते हैं, देखो मैंने सेलियन फीचर्स में आपको बताया था, ऐसे कनेक्ट होती हैं पॉलिटी में चीज़ें। मतलब मैंने उसमें बताया था सेलियन फीचर्स में कि हम लोग यूनिटरी बायस हैं। देखो स्टेट बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी होती है। स्टेट, अब पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट नोटिस भेजेगा स्टेट को कि हम आपकी बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं, हम न्यू स्टेट बना रहे हैं, या हम आपके अंदर कोई स्टेट को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उनका सजेशन मांगता है। अब वो जो सजेशन दे, एक्सेप्ट करना नहीं करना पार्लियामेंट के ऊपर की बात है। तो बन स्टेट रहा है लेकिन सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की। ये हमें क्या प्रूव करता है कि हम लोग यूनिटरी बायस है, कि जो हमारा यूनियन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है रादर देन हमारी स्टेट गवर्नमेंट से। बेशक हमारे वो डिवीजन है। आई होप आप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम आते हैं कि स्टेट्स कैसे 4 तरीके से बनता है, बाय सेशन, बाय ऑक्यूपेशन, बाय कॉन्क्वेस्ट एंड बाय सब्जुगेशन। अब ये 4 चीज़ें क्या होती है ये नहीं लिखी हुई है उसमें आपके लक्ष्मीकांत में, सिर्फ आपको ये प्रोसेस दे रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये होती क्या है, कैसे कैसे वो स्टेट्स को बना सकता है। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल, पहले मैं आपको समझाती हूँ ये है क्या। देखो वेज है कैसे पार्लियामेंट स्टेट बना सकता है, बाय लॉ। बाय लॉ किसी स्टेट को फॉर्म कर सकता है, न्यू स्टेट को, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इंक्रीज एरिया, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, फिर किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकता है। ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट एंड डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ये चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है चीज़। नेक्स्ट है बाउंड्री को अल्टर करना, कोई बाउंड्री को बढ़ा सकती है, या बाउंड्री जैसे तेलंगाना हमारा नया स्टेट बना है उसको हटा दिया उनकी बाउंड्रीज। नेक्स्ट कभी भी वो अपना नेम चेंज कर सकते हैं स्टेट का, दे कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, जब वो चाहें किसी की कैपिटल चेंज कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 3 में हमारा आता है कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है। तो इसको ईजी याद करने का तरीका है फिदा। ठीक है, FID
ए, राइट। तो एफ से हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या कर सकती है पार्लियामेंट, एफ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आई से क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ न्यू स्टेट। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द एरिया। डी से क्या आता है, डिमिनिश द स्टेट, मतलब स्टेट का एरिया कम कर सकती है। फिर ए से क्या आता है, एल्टर द बाउंड्री एंड कैन नेम द स्टेट, कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 3। लेकिन ये कर कैसे सकती है, बाय प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि हमें ये करना है, प्रेसिडेंट जी अपनी रिकमेंडेशन देंगे, तब हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है हम लोग यूनिटरी बायस हैं, वो हमारे नॉमिनल हेड है, रियल हेड तो हमारे पीएम है, तो उनको वो चीज़ साइन करनी पड़ती है। देन स्टेट लेजिस्लेचर से परमिशन ले सकते हैं, रेफरेंस देना है, वो भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ कहना है, अगर वो कल को मना भी कर दे तो भी ये स्टेट, वो सेंटर की मर्जी है। अगर उनको करना है वो करेंगे, अगर उनको नहीं करना वो नहीं करेंगे, ये है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या करता है, 2 और 3 आर्टिकल को प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डिनरी बिल से हमारा, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो स्टेट बनता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। नो, एक ऑर्डिनरी बिल आता है नॉर्मल, उससे ही ये चीज़ें पास हो जाती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता है स्टेट फॉर्मेशन के लिए या स्टेट को कम करने के लिए या किसी को मर्ज करने के लिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है प्री में, तो ये चीज़ याद रखना। और जो आर्टिकल 4 है, आई होप सो 1, 2, 3 और लास्ट 4 आपको मैंने बता दिया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो ये आपको याद होंगे। फर्स्ट में क्या है, डेफिनेशन। फर्स्ट में क्या है, डेफिनेशन। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में है कि पार्लियामेंट कैसे, किन तरीके से अपनी स्टेट को बना सकती है। आर्टिकल 3 है कि क्या क्या पार्लियामेंट कर सकती है, उसमें तरीके लिखे हैं आर्टिकल 2 में कि कैसे वो नई स्टेट को ले सकती है या कम कर सकती है, किसी स्टेट को अपने अंडर ले सकती है। और आर्टिकल 3 में है आपका कि कैसे वो नई क्या क्या कर सकती है, पार्लियामेंट फॉर्मेशन कर सकती है, इंक्रीज द एरिया कर सकती है, डिमिनिश द एरिया कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। और आर्टिकल 4 क्या करता है, हमारे आर्टिकल 2 और 3 को प्रोटेक्ट करता है। आई होप सो ये आपको याद हो गया होगा। अब क्या आया नेक्स्ट, इसमें अब आया हमारा एक केस जो बहुत लैंडमार्क केस था। ये केस भी एग्जाम में आता है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आया हमारा बेरूबरी एंड यूनियन केस। तो अब इस केस में क्या हुआ ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, बेरूबरी और यूनियन केस हुआ 1960 में, किसके ऊपर, रेडक्लिफ लाइन। हमारे इस तरह क्या हुआ था बेसिकली इस केस में, मैं इस एक केस में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था, जो रेडक्लिफ लाइन थी ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव हो गए थे हमारे। जैसे वेस्ट पार्ट तो हमारे पास रहना था लेकिन वो उनके पास चला गया, ईस्ट पार्ट उनके पास रहना था वो हमारे पास आ गया। इस चीज़ में क्या हुआ था कि 1952 में डिस्प्यूट हुआ था, पीओके का ऑफिशियल डिस्प्यूट हुआ था। और यहाँ जब हुआ, सेट बेरूबरी इन आर पास्ट, कि उन्होंने कहा कि जो बेरूबरी का पार्ट है ये हमारा है, ठीक है। तो 1958 में जब 1952 में डिस्प्यूट हुआ तो 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ जिसमें क्या डिसाइड हुआ, सीड अवे द टेरिटरी। सीड अवे का मतलब होता है गिव अवे, कि हम अपनी टेरिटरी को छोड़ दें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन, कि सीड अवे वाला तो हमारे यहाँ है ही नहीं कि गिव अवे चीजें कर दो, ये आर्टिकल 3 डज नॉट कवर दिस सेशन। तो क्या हुआ, फिर हमारा आया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में पास हुआ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या आया था इस केस में, मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है आपके नोट्स में, कि क्वेश्चन हेयर वाज वी कैन वी सीड अवे द टेरिटरी, क्या हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेंशन ही नहीं था, ना हमारे आर्टिकल 1 में था, ना हमारे आर्टिकल 2 में था, ना हमारे आर्टिकल 3 में था। सब में क्या था कि हम कैसे स्टेट को अपने अंदर ले सकते हैं, स्टेट को कम कर सकते हैं। स्टेट को कम करना मीन्स अपनी बाउंड्रीज के अंदर के जो स्टेट हैं, लेकिन सीड अवे का, गिव अवे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर क्या आया, हमारा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, सो दैट वी कैन सीड अवे द टेरिटरी। इसमें क्या हुआ कि हम टेरिटरी को गिव अवे कर सके, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका बेरूबरी एंड यूनियन केस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कंसेप्ट हमारा सीड अवे वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे क्या था, जब जिस टाइम पे हम ये डेफिनेशन लाए, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने स्टेट्स थे, जब हमारे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मेंशन किया था कि और जो स्टेट्स बनेंगे वो हमारे अंदर आएंगे। तो क्या था, पार्ट ए हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में क्या था कि हमारे 9 स्टेट से
जिन पे गवर्नर रूल चल रहा था, जो ब्रिटिशर्स टाइम का ही था। तो 9 हमारे पास ऐसे स्टेट थे जिनमें गवर्नर रूल चल रहा था। पार्ट बी था जिसमें हमारे 9 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास क्या थी, लेजिस्लेचर थी। ये थोड़ी स्टैटिक क्वेश्चन है जो प्रीलिम से आते हैं, इसलिए मैंने ये नोट्स में मेंशन कर रखे, तो प्लीज आप भी इनको ध्यान में रखना। इसलिए मैं एक भी चीज ना स्किप नहीं करती हूँ ताकि प्रीलिम्स या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्किप ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगी, देखो हूँ तो मैं भी टीचर ही, जब आप यहाँ बुक को पढ़ के यहाँ पे देखोगे चैप्टर को, अगर कुछ मिस आउट होता है तो प्लीज आप बता देना। कई बार मिस्टेक्स मुझसे भी हो जाती हैं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ मिस्टेक्स ना हो। देन हमारा पार्ट सी था जिसमें क्या थे, 10 चीफ कमिश्नर रूल था, जहाँ 10 स्टेट्स थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर रूल था। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स भी थे। ओके, पार्ट डी था हमारा अंडमान एंड निकोबार। तो हमारे टोटल कितने स्टेट्स हुए, 9 9 18 10 28 एंड 1 अंडमान एंड निकोबार। ये एरियाज थे हमारे पार्ट ए, बी एंड सी एंड डी में उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या आया कि बहुत लोगों ने बोला कि हम अपने स्टेट्स कैसे बनाए। इस टाइम तक हमारे स्टेट्स बने नहीं थे क्योंकि ये पार्ट ए, बी, सी, डी में डिवाइडेड थे। बस मैं आपको बता रही हूँ 9 9 करके टोटल काउंट कितना था। फिर आया कि भैया स्टेट्स को डिवाइड कैसे करें हम लोग, क्योंकि भाई देखो इंडिया तो ठहरा डाइवर्स स्टेट, वो डाइवर्स स्टेट है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई वैसे ही चल रही थी, उनको अपना स्टेट चाहिए था, मार धाड़ तो भी पड़ी थी उस टाइम पे। तो लोगों को बड़ा डर था कि स्टेट्स को हम कैसे बांटे। इवन प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे अंदर आना नहीं चाह रहे थे भाई। तो अगर मैं आपको बताऊं उस टाइम पे, मैं आपको ये चीज़ बुक में नहीं है, एक नॉर्मल स्टोरी की तरह बता रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले करा ना हमारे इंडिया को यूनियन बनाने में। अगर वो नहीं होते ना तो शायद हमारा इंडिया यूनियन नहीं होता। उन्होंने, कभी आप उनके बारे में पढ़ना, कभी टाइम होगा, कभी पहले अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कर ले। उन्होंने इन स्टेट्स को एक साथ लाने के लिए कितना कुछ किया। उन्होंने महात्मा गांधी जी से बोला कि आप साइड बैठ जाइए, आपके अकॉर्डिंग तो हम कभी यूनियन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी जी का क्या था, उनका हमेशा एक ही चीज था कि हम भैया नॉन वायलेंस होना चाहिए, कोई कुछ भी वायलेंस के साथ नहीं होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था कि वो थोड़ी चीजें डोमिनेटिंग वॉइस में बोल के वो चीजें मनवा लेते थे। मैं ये नहीं कह रही वो वायलेंस करते थे। तो उन्होंने, मैंने एक स्टोरी उनकी पढ़ी थी, तो उन्होंने गांधी जी से बोला कि भैया स्टेट्स को कैसे लाना है, आप साइड बैठो, मैं अपने आप देख लूंगा, आप जाओ या तो कहीं घूम के आओ। तो उन्होंने इस इंडिया को यूनियन बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले। खैर अब ये तो हो गया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो फिर आया हाउ टू डिवाइड द स्टेट। तो उस पर कुछ लोगों ने बोला कि लैंग्वेज पे आप स्टेट्स को डिवाइड कर दो। अब डर क्या था कि अगर हम लैंग्वेज पे डिवाइड करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा, हर कोई अपनी प्रायोरिटी चाहेगा, जो अब भी होता है। जैसे लैंग्वेजेस में हमारे होता है कि आज भी कोई भी डिमांड कर देता है हमारी लैंग्वेज को भी भाई ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं है। सेम स्टेट्स में आ गया कि अगर भाई सब, अगर लैंग्वेज पे हम डिवाइड करें, क्या पता इतनी लड़ाइयाँ हों कि हर स्टेट अपने आप को अलग करना चाहे। तो एस के धर 1948 एस के धर कमेटी आई जिन्होंने क्या रिकमेंड किया, लैंग्वेज डिवीजन होना चाहिए। ये याद रखना, एस के धर कमेटी आई 1948 में। देन आई जेवीपी कमेटी 1949 में, जिन्होंने कहा नहीं लैंग्वेज पर डिवाइड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता चुकी, कहीं दोबारा लड़ाई ना हो जाए। देन आंध्र प्रदेश जो था वो हमारा पहला स्टेट था जिसको हमने लैंग्वेज बेस पे डिवाइड किया, सबसे पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड हुआ। फिर क्या आई, फजल अली रिपोर्ट आई 1956 में, जिसमें हमारा क्या हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में। ठीक है, क्या हुआ, फिर इसमें डिसाइड हो गया, फजल अली रिपोर्ट में ये हो गया कि हम जो स्टेट्स को डिवाइड करेंगे वो हम लैंग्वेज बेसिस पे ही करेंगे, और लैंग्वेज बेसिस पे डिवीजन हुआ। तो जो न्यू डिवीजन हुआ वो क्या हुआ कि हमारे स्टेट्स होंगे, हमारी यूनियन टेरिटरीज होंगी, नो डिस्टिंक्शन पार्ट ए बी, मतलब पार्ट ए बी सी डी जो थे उनको हटा दिया गया, कोई पार्ट ए बी सी नहीं होगा। पार्ट ए बी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, मतलब जो गवर्नर रूल होंगे या जो प्रिंसली स्टेट होंगे वो कुछ अलग अलग नहीं होंगे, वो स्टेट ही कहलाएंगे। और जो पार्ट सी होगा वो एबॉलिश होगा, जो मैंने आपको बताया था 10 स्टेट से चीफ कमिश्नर वाले, पार्ट सी को एबॉलिश कर दिया गया। तो स्टेट यूटिस, स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड नो डिस्टिंक्शन पार्ट ए एंड बी। तो ये था आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक चीज बोलूंगी, जब मैं आपको ये स्टोरी की तरह बता दूं, जाइए लक्ष्मीकांत खोलिए, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो, अगर आप 11th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं तो वो जाके खोलिए, उस चैप्टर को पढ़िए। मैं आपको बता रही हूँ 101% वो चैप्टर आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ मिस आउट हो तो उसमें ऐड ऑन कर लेना।
तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको कुछ और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एश्योर यू अबाउट दिस, किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं बहुत जल्द ही डालूँगी।